तो जनाब एसेट्स, एक्सपेंसेस और रिकन्सिलिएशन की डिटेल ऐड करने के लिए देखें जी 116/वेल स्टेटमेंट आ रही है, इस पर क्लिक करूंगा। तो जनाब वेल स्टेटमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा जी, वेल स्टेटमेंट के दो ऑप्शंस आ रहे हैं, या कह लें कि दो सब हेड्स आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है जी पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज और दूसरा आ रहा है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। तो सबसे पहले मैं अपने पर्सनल एसेट्स ऐड कर लेता हूँ। तो पर्सनल एसेट्स ऐड करने के लिए पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज के टैब पे क्लिक करूंगा। तो जनाब मैं पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज के टैब में आ गया। अब मैं ऐसे बंदे की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ जिसने लास्ट ईयर भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी। तो जो लास्ट ईयर के उसके एसेट्स होंगे वो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। अब ये देखें जी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इस बंदे के नाम पे जो जो प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो सारी इधर आ रही हैं। उसके बाद आ रहा है जी फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स नॉन बिजनेस। तो जनाब इन्वेस्टमेंट्स में हमने अपना सेविंग अकाउंट ऐड किया हुआ था और उसके अलावा कैश इन हैंड, जो इस बंदे का कैश इन हैंड था। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। इसके बाद आ रहा है जी मूवेबल एसेट्स। तो जनाब मूवेबल एसेट्स में हमने व्हीकल्स ऐड की हुई हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी है, चाहे कोई बाइक है। ये मैं आपको सारा दिखा भी देता हूँ कि आपने किस तरह से एसेट्स ऐड करनी है अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वेल स्टेटमेंट बना रहे हैं या फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। फर्दर नीचे चलूंगा। प्रीशियस पोजेशन, प्रीशियस पोजेशन में गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, व्हाट्स एवर जो भी आपकी ज्वेलरी है। हाउस होल्ड इफेक्ट्स में आपका जनाब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ जाएंगी, आपका फर्नीचर आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आ रहा है जी पर्सनल आइटम्स। तो पर्सनल आइटम्स में आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, जो भी आप पर्सनल आइटम्स यूज़ करें वो इधर आ जाएंगी। बिजनेस कैपिटल से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम ऐसे बंदे की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है जी। उसके बाद टोटल एसेट्स आ गए जी। फर्दर नीचे चलूंगा। उसके बाद आ रहा है जी पेबल्स, बोरिंग स्लैश लोन स्लैश क्रेडिट्स। अच्छा जी, अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने किसी बंदे से लोन लिया हुआ है, तो जनाब उसकी अमाउंट भी आपने इधर ऐड करनी है। 30 जून 2026 को जो बैलेंस होगा लोन का, क्रेडिट कार्ड का, वो सारी डिटेल्स आपने इधर ऐड करनी है। तो सबसे ऊपर चलता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी किस तरह से ऐड करनी है। तो स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर चलूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले वो कह रहा है जी बिजनेस प्रॉपर्टीज मस्ट बी एडेड इन द बैलेंस शीट। यू मे मूव द बिजनेस प्रॉपर्टीज टू बैलेंस शीट थ्रू मूवेबल आइकॉन। तो वो कह रहा है कि अगर बिजनेस की प्रॉपर्टीज है कोई, तो वो आपने बैलेंस शीट में ऐड करनी है। तो हमारे केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस है ही नहीं है, तो हम प्रॉपर्टीज को मूव नहीं करेंगे। अच्छा जी, अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते या सब्सिक्वेंटली भी फाइल कर रहे होते और आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी होती, तो इस केस में आप क्या करते, इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉन बिजनेस के आगे ये देखिए प्लस का बटन बना हुआ है, तो आप सिंपली प्लस पे क्लिक करते। तो प्लस पे क्लिक करता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है जी प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स इन येलो हाईलाइटेड प्रॉपर्टीज। अच्छा, वो हमें कह रहा है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज भी हैं उसकी भी डिटेल्स आपने अपडेट करनी है, तो उसको बाद में देख लेते हैं। अभी हम फिलवर्क कर रहे हैं नई प्रॉपर्टी ऐड। अब सपोज कर लें कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी मैंने ऐड करनी है, इसके पास है घर या इसने घर बाय की है, तो ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले आ रहा है जी प्रॉपर्टी टाइप, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है। तो हमारे केस में आएगी जी रेजिडेंशियल। तो ये देखें जिन जिन ऑप्शंस के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है ये आपने लाजमी फिल करने हैं। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लूंगा जी। ये देखें जी प्रॉपर्टी टाइप, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो हमारे केस में है जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है जी प्रॉपर्टी सब टाइप। जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी टाइप क्या है, वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, ओपन प्लॉट है, क्या चीज़ है। तो जनाब अगर आपने घर ऐड करना है, आपने हाउस ऐड करना है अपनी वेल स्टेटमेंट में, तो वो आपकी आएगी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। तो जनाब प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें चार ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, फ्लैट है, ओपन प्लॉट है। तो जिस भी टाइप की आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे केस में जी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, तो सिंपली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा जी। प्रॉपर्टी सब टाइप आ गया मेरे पास कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टाइप में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ गया और प्रॉपर्टी सब टाइप में मेरे पास कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आ गया। इसके बाद आ रहा है जी डेट ऑफ एक्विजिशन, किस डेट को आपने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है। तो जिस भी डेट को आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की होगी वो डेट आप ऐड कर दोगे। इसके अलावा अगर आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है थ्रू इनहेरिटेंस, थ्रू सक्सेशन, तो जनाब जिस डेट को आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिला होगा या जिस डेट को आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट मिली होगी वो डेट आप ऐड कर दोगे। तो डेट ऐड करने के लिए देखें जी कैलेंडर बना हुआ है, तो सिंपली आप इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। तो कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ। आप सपोज कर लें कि ये मुझे प्रॉपर्टी मिली है अगस्त 2026 में। तो अगस्त 2026 पे जाने के लिए देखें ये आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन बने हुए, इन पे क्लिक करके भी आप आगे पीछे जा सकते हैं। ये देखें जी मार्च, फेब, जनवरी, दिसंबर। अब सपोज कर लें मुझे मिली है अगस्त में, अगस्त की 12 लगा लें, तो ये मेरे पास डेट आ गई। एज इट इज़ अगर आपको प्रॉपर्टी पिछले सालों में मिली है तो कैलेंडर पे क्लिक करूंगा।
ये देखिए अभी मैं खड़ा हूँ अगस्त 2025 पे। अब ईयर के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें 2003 से 2026 तक आपके पास ईयर्स आ गए। अगर आपने इससे भी पहले ईयर्स में जाना है तो ये देखें, ये बैकवर्ड बटन बना हुआ है आपके पास, तो बैकवर्ड बटन पे क्लिक करें। तो ये देखें 1979 से लेके 2002 तक आपके पास ईयर्स ले आया। इससे भी पीछे जाना है तो इससे भी पीछे चला जाएगा। ईयर था मेरे पास 2025, तो 2025 सेलेक्ट कर लूंगा। मंथ था मेरे पास अगस्त, तो अगस्त सेलेक्ट कर लूंगा। और डेट थी 12, तो 12 सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। 12/8/2025 को मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस ट्रांसफर हो रही है या गिफ्ट के थ्रू मिल रही है तो उसकी डेट आ जाएगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट की आ जाएगी इनहेरिटेंस के केस में, और गिफ्ट के केस में गिफ्ट डीड की डेट आ जाएगी। लैंड एरिया यूनिट, जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है या जो प्रॉपर्टी आपको थ्रू सक्सेशन या थ्रू इनहेरिटेंस मिली है, उसका यूनिट कौन सा है, मरला है, केनाल है, व्हाट्सएवर, स्क्वायर फीट है, आपने उसका मेजरमेंट यूनिट बताना है। तो जनाब मेजरमेंट यूनिट सेलेक्ट करने के लिए भी देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। तो जनाब हमारे केस में है जी मरला। अब ये देखिए साइड पे इसके साथ स्क्रॉल बार भी बना हुआ है, इसको पकड़ के आप नीचे भी जा सकते हैं। अब हमारे केस में है जी मरला, तो मरला सेट कर लूंगा। लैंड एरिया, तो जनाब ये है 10 मरला, तो इधर मैंने 10 लिख दिया। एक्विजिशन कॉस्ट स्लैश वैल्यू, जनाब किस कॉस्ट पे आपने खरीदा है, तो ये घर हमने खरीदा था 1,75,00,000 का, तो 1,75,00,000 ऐड कर दूंगा। इसी तरह अगर आपको ये गिफ्ट मिलता या थ्रू इनहेरिटेंस मिलती, तो जिस डेट को आपको प्रॉपर्टी मिल रही है थ्रू गिफ्ट या थ्रू इनहेरिटेंस सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू, तो जनाब उस डेट की आपने फेयर मार्केट वैल्यू लेनी थी। आप सपोज कर लें कि आपके फादर ने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, जिसको हीबा कहते हैं आप लोग। अब उस केस में क्या होता है कि आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती, आपके फादर ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे दी या घर दे दिया या प्लॉट दे दिया व्हाट्सएवर। तो उस केस में आपने क्या करना है जी, उस केस में आपने उस दिन की वैल्यू देखनी है। आप सपोज कर लें आपके फादर ने 12 अगस्त 2025 को आपके नाम पे 1 एकड़ ज़मीन लगा दी थ्रू हिबा, जिसको आप गिफ्ट भी कहते हैं। अब उस लैंड की वैल्यू तो कोई नहीं है आपके हाथ में, आपके हाथ में वैल्यू तो ज़ीरो है, आपने कोई कॉस्ट इंकर नहीं की। तो जनाब आपने उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है कि ये अब्बा जी ने मुझे ज़मीन दी है, इस डेट को इसकी वैल्यू 40 लाख। तो उस केस में एक्विजिशन कॉस्ट स्लैश वैल्यू आपने लिख देनी थी 40 लाख। लेकिन चूंकि ये मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है तो इस वजह से मैंने 1,75,00,000 वैल्यू लिख दी जी। कंट्री पाकिस्तान आ गया जी। उसके बाद आ रहा है जी प्रोविंस स्लैश टेरिटरी, कौन सा प्रोविंस है, पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, KPK है, या दूसरी टेरिटरीज आ रही हैं आपकी। तो जनाब प्रोविंस सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। मेरे केस में है जी पंजाब। अगर आपने फर्दर नीचे जाना तो ये देखें साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के आप नीचे भी जा सकते हैं जी। दूसरी टेरिटरीज भी आ रही हैं, आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, AJK है जी, फाटा, गिलगित। तो हमारे केस में पंजाब है, तो स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर चलूंगा, पंजाब सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आ रहा है जी डिस्ट्रिक्ट। अब पंजाब में जनाब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अब ये देखिए साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको पकड़ के भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपली ये देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करें और इधर लिखें। अब सपोज करें हमारे केस में लाहौर है डिस्ट्रिक्ट, तो लाहौर लिख लेता हूँ। तो ये देखें जैसे मैंने लाहौर लिखा मेरे पास डिस्ट्रिक्ट आ गया, तो लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट के बाद आ रहा है जी सिटी। अच्छा सिटी में ना जितनी तहसील्स आ रही होंगी इस डिस्ट्रिक्ट में वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। तो सिटी के टैब में जो ड्रॉप डाउन आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा। अब देखें जी लाहौर में जो डिफरेंट तहसील्स आ रही हैं वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। अजीज़ भट्टी टाउन है, कंटोनमेंट है, दातागंज बख्श है, फतेह नीचे चलता हूँ, गुलबर्ग टाउन है, इकबाल टाउन, निश्तर, रावी टाउन, समनाबाद, शालामार, वागा, वाबरा टाउन, लाहौर। अच्छा अगर तो आपने लाहौर सेलेक्ट करना है, लाहौर में कोई प्रॉपर्टी है और आपको कोई तहसील नहीं मिल रही, तो आप सिंपली लाहौर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब खाली लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है जी प्लॉट, फ्लैट, स्लैश हाउस, स्लैश शॉप नंबर। तो आपने अपने घर का पता जो है ऐड करना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, व्हाट्सएवर जो भी है। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप लिख दें PO खास, विलेज नंबर दिस, मोहल्ला नंबर दिस, जो भी है, जो आपकी रजिस्ट्री पे एड्रेस आ रहा होगा। ये जो रिमेनिंग 2 बॉक्सेज हैं ये आपने फिल करने हैं। सबसे पहले ये प्लॉट नंबर वाला, उसके बाद सेक्टर, मोहल्ला या ब्लॉक वाला। तो जनाब हाउस नंबर ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी ये मैंने हाउस नंबर ऐड कर दिया। अब इसी बॉक्स में ही या इसी टैब में ही मैं स्ट्रीट नंबर भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी मेरा हाउस नंबर आ गया, स्ट्रीट नंबर आ गया। उसके बाद आ रहा है जी सेक्टर स्लैश मोहल्ला स्लैश ब्लॉक। तो जो भी आपका ब्लॉक है वो आप ऐड कर दोगे, या मोहल्ला है मोहल्ला ऐड कर दोगे, जैसे सेक्टर B, बहरिया टाउन, व्हाट्सएवर जो भी है वो आप ऐड कर दोगे। तो जनाब अपना सेक्टर ऐड कर दूंगा और सोसाइटी का नेम ऐड कर दूंगा। तो जनाब सेक्टर स्लैश मोहल्ला स्लैश ब्लॉक वाले टैब पे क्लिक करता हूँ, इधर सेक्टर और सोसाइटी का नेम ऐड कर देता हूँ जी। तो जनाब ये मेरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स कंप्लीट हो गई। सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप में रेजिडेंशियल आ गया, फिर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, डेट आ गई, किस डेट को एक्वायर किया,
लैंड आ गया जी, यूनिट ऑफ मैयर आ गया, लैंड एरिया आ गया 10 मरला, कॉस्ट आ गई किस कॉस्ट पे मैंने बाई किया जी, कंट्री पाकिस्तान आ गया, प्रोविंस आ गया पंजाब, डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया ड्रॉप डाउन से, सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्लॉट स्लैश फ्लैट स्लैश हाउस स्लैश शॉप नंबर में मैंने हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर ऐड कर दिया, और सेक्टर स्लैश मोहल्ला में मैंने सेक्टर और सोसाइटी का नेम ऐड कर दिया। अगर आपका गांव होता तो आप गांव का नेम ऐड कर देते। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा तो सेव कर लेता हूँ जी। तो जनाब वो कह रहा है जी प्रॉपर्टी एडिड सक्सेसफुली। तो जनाब इसको क्लोज करके देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऐड हुई है कि नहीं। तो क्लोज कर लेता हूँ जी, फर्दर नीचे चलूंगा तो ये देखें जी मेरी प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। ये देखें लास्ट पे मेरी प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। तो ये मैंने घर ऐड किया है। एज इट इज़ अगर आपने कोई शॉप ऐड करनी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर चलता हूँ जी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ नॉन बिजनेस के आगे जो प्लस बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा जी। अब ये देखें प्रॉपर्टी टाइप के आगे ड्रॉप डाउन है तो इस पर क्लिक करूंगा। अब सपोज कर लें कि आपकी शॉप है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाएगी। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा जी प्रॉपर्टी सब टाइप में। अब ये देखें जी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, फ्लैट है, ओपन प्लॉट है। तो जनाब हमारे केस में शॉप है तो ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। डेट ऑफ एक्विजिशन, तो जिस डेट को आपने एक्वायर की होगी वो डेट आ जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपने ये प्रॉपर्टी एक्वायर किया 2022 में जाके, तो जनाब आप 2022 की डेट लिखोगे। जिस डेट को आपने एक्वायर किया है या जिस डेट को आपको गिफ्ट मिला है या जिस डेट को थ्रू इनहेरिटेंस आपको ट्रांसफर हुई है आपके पेरेंट्स से, वो डेट आएगी। तो डेट ऐड करने के लिए सिंपली कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। अब सपोज कर लें कि ये मैंने एक्वायर की थी दिसंबर में, तो जनाब ये जो ईयर के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करके भी मैं पीछे जा सकता हूँ। इसके अलावा ये जो बैकवर्ड एरो है इस पर क्लिक करके भी प्रीवियस मंथ में जा सकता हूँ। तो जनाब जो ईयर के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ। 2025 है मेरे केस में तो 2025 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सपोज करें मैंने एक्वायर किया दिसंबर में, दिसंबर सेलेक्ट करूँगा और 30 दिसंबर कह लें जी, 30 दिसंबर को मैंने एक्वायर की है। उसके बाद आ रहा है जी लैंड एरिया यूनिट, आपका यूनिट ऑफ मैयर आ जाएगा। किनाल है, स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड्स है, मरल है, व्हाट्सएवर अदर भी आ रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें यूनिट ऑफ मैयर जितने भी हैं वो इधर आ रहे हैं। स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर फुट है, केनाल है, फर्दर नीचे चलूंगा जी। एंड पे आ रहा है मरला, तो हमारे केस में मरला है जी, तो मरला सेट कर लेता हूँ। लैंड एरिया एक मरला है जी तो एक लिख दूंगा। एक्विजिशन कॉस्ट आप सपोज कर लें कि ये मैंने ली थी 3.5 लाख की, तो 3.5 लाख ऐड कर लेता हूँ जी। कंट्री पाकिस्तान आ गया। प्रोविंस ऐड करने के लिए एज इट इज़ आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इधर से जो भी आपका प्रोविंस होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में पंजाब है तो पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। डिस्ट्रिक्ट हमारे केस में है जी लाहौर, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और इधर लाहौर सर्च कर लूंगा। तो ये देखें लाहौर आ गया। इसके बाद लाहौर को सेट कर लेता हूँ। एज इट इज़ इस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील आ रही होंगी वो सिटी में आना शुरू हो जाएंगी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अब हमें नहीं पता लग रहा कि हमारी तहसील कौन सी है, तो एंड पे चलूंगा जी। अब ये लाहौर आ रहा है तो लाहौर सेट कर लेता हूँ और इधर कंप्लीट आपका शॉप का नंबर आ जाएगा और ब्लॉक नंबर, सेक्टर नंबर, व्हाट्सएवर वो आप कंप्लीटेड ऐसे ऐड कर देंगे। तो जनाब शॉप की डिटेल ऐड कर देता हूँ। तो मैंने शॉप का नेम ऐड कर दिया, मार्केट का नेम ऐड कर दिया और सोसाइटी का नेम ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी वो कह रहा है जी प्रॉपर्टी एडिड सक्सेसफुली और आपकी जो एक और प्रॉपर्टी है वो ऐड हो चुकी है। सबसे पहले वो कह रहा है जी प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स इन येलो हाईलाइटेड प्रॉपर्टीज। तो जनाब ये जो येलो हाईलाइटेड प्रॉपर्टीज हैं इनकी हमने डिटेल कंप्लीट करनी है। अगर तो आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं फिर तो आपके पास ये एरर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपके एसेट्स प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो ये एरर आ रहा होगा। तो चूंकि मैं ऐसे बंदे की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ जिसकी हमने प्रीवियस ईयर में भी रिटर्न की हुई है और उसके प्रीवियस ईयर में भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो जनाब इस वजह से वो एरर दे रहा है क्योंकि इस वजह से जो रिटर्न का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले हम सिंपली एक लाइन में जो कंप्लीट एड्रेस है वो ऐड करते थे, लेकिन इस दफ़ा वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांग रहा है। तो जो हमने प्रॉपर्टीज ऐड की थी लास्ट ईयर में उनको हमें एडिट करना पड़ेगा। तो जनाब कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे चलूंगा। अब ये देखें मैंने 2 प्रॉपर्टीज ऐड की हैं, 2 मैंने ऐड की हैं और 3 येलो हाईलाइटेड है। अब ये जो येलो हाईलाइटेड हैं ये हमसे फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग रही हैं क्योंकि ये पिछले साल से आ रही हैं। तो इसको एडिट करने के लिए देखें जी पेंसिल का बटन बना हुआ है, तो पेंसिल पे क्लिक करूंगा। तो पेंसिल पे क्लिक करूंगा जी। अगेन प्रॉपर्टी टाइप पूछा जी रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, तो हमारे केस में कमर्शियल है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और कमर्शियल सेलेक्ट कर लूंगा। प्रॉपर्टी सब टाइप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, फ्लैट है, ओपन प्लॉट है। तो जनाब ये ओपन प्लॉट है। ये हमने कमर्शियल प्लॉट लिया था एक सोसाइटी में लेकिन उसको हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया। डेट ऑफ एक्विजिशन किस डेट को हमने एक्वायर किया, तो ये हमने नवंबर 2024 में एक्वायर किया था। तो कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। ये देखें जून 2026। अब मैंने जाना है 2024 पे, तो 2026 के साथ जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। इधर से जो मेरा ईयर है 2024 वो सेट कर लूंगा। मंथ जी नवंबर, नवंबर में मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है तो नवंबर सेलेक्ट कर लूंगा। डेट थी मेरे केस में 26,
26 नवंबर 2024 को मैंने ये प्लॉट खरीदा था डीएचए में। लैंड स्लैश यूनिट, लैंड एरिया यूनिट, तो हमारे केस में जी स्क्वायर यार्ड्स, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से स्क्वायर यार्ड जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा, तो स्क्वायर यार्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। लैंड एरिया, तो जनाब हमारे केस में 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था, तो 200 मैंने लिख दिया। एक्विजिशन कॉस्ट, तो ये देखें एक्विजिशन कॉस्ट पुरानी ही आ रही है, इधर 6.1 मिलियन है और इधर भी 6.1 मिलियन है, ये हमें एडिट नहीं करने देगा। इस दफ़ा सिस्टम आपको कहेगा कि जो आपने पुरानी प्रॉपर्टीज ऐड की हैं काइंडली उनकी जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है एज पर न्यू फॉर्मेट वो अपडेट कर दें। तो ये देखें जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम फिल कर रहे हैं। कंट्री पाकिस्तान आ गया, तो जनाब प्रोविंस के लिए एज इट इज ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। पंजाब है, पंजाब सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट था हमारा जी मुल्तान, ये मुल्तान में प्रॉपर्टी है, मुल्तान सेलेक्ट कर लूंगा। सिटी हमारी शुजाबाद है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये देखें मुल्तान कैंट में जितनी भी तहसील आ रही होंगी वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। बोसान टाउन है, जलालपुर है, मुमताज़ाबाद है, शाहरुख आलम है, शेर शाह शुजाबाद, तो शुजाबाद पे क्लिक करूंगा। प्लॉट स्लैश फ्लैट स्लैश हाउस स्लैश शॉप नंबर, जो आपका प्लॉट का नंबर है वो आप ऐड कर देंगे जी। अच्छा जी, मैंने प्लॉट नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद आ रहा है जी सेक्टर स्लैश मोहल्ला स्लैश ब्लॉक, तो मैं सेक्टर और सोसाइटी का नेम ऐड कर दूंगा इस टैब में। तो जनाब ये मेरी सारी डिटेल्स कंप्लीट हो गई। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पिछली ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो रही थी और वो येलो हाईलाइटेड थी, और रिटर्न का फॉर्म कह रहा था कि इनकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें। तो जनाब ये मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। एक्विजिशन कॉस्ट सिस्टम ने चेंज नहीं करने दी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वो चेंज करने दे रहा है। तो सिंपली अपडेट पे क्लिक करूंगा, तो देखें प्रॉपर्टी एडिड सक्सेसफुली। जैसे ही अपडेट किया ये देखें 6.16 मिलियन वाली जो प्रॉपर्टी है, जो मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, जो मेरा प्लॉट था, ये पहले येलो हाईलाइटेड था, अभी ये येलो हाईलाइटेड नहीं रहा, यानी कि इसकी जो डिटेल है ये अपडेट हो चुकी है। एज इट इज़ जो मेरी दो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिटेल भी मैंने अपडेट करनी है। तो इनकी डिटेल अपडेट करने के लिए देखें जी पेंसिल बनी हुई है, तो पेंसिल पे क्लिक करूँगा और इनकी भी डिटेल्स ऐड कर दूंगा। अब ये मेरे केस में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लूँगा प्रॉपर्टी टाइप में, अगेन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, फ्लैट है, ओपन लैंड है, फ्लैट है, ओपन प्लॉट है, तो ओपन प्लॉट है जी हमारे केस में, ओपन प्लॉट सेलेक्ट कर लूँगा। डेट ऑफ एक्विजिशन, तो जो मेरी एक्विजिशन की डेट है जी 2023 वो सेट करूँगा, फेबररी में ली थी और 9 फरवरी, तो जनाब ये 9 फरवरी 2023 आ गई। 9 फरवरी 2023 को मैंने ये लैंड ली थी। लैंड एरिया यूनिट, यूनिट ऑफ मैयर आ गया जी हमारे केस में, कनाल था, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और कनाल सेट कर लूँगा। ये है जी 1.5 के नाल। एक्विजिशन कॉस्ट स्लैश वैल्यू सिस्टम ने चेंज नहीं करने दी। ये देखें इधर भी 4,75,000 है, इधर भी 4,75,000 है, इधर सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है जी। पाकिस्तान आ गया, कंट्री प्रोविंस सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा। पंजाब है जी, डिस्ट्रिक्ट मेरा अगेन मुल्तान आ जाएगा, तो इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा, मुल्तान सेलेक्ट कर लूँगा, तो मुल्तान पे क्लिक करूँगा जी। अगेन तहसील सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा। मुल्तान कैंट में जितनी भी तहसील आ रही होंगी इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, तो ये ड्रॉप डाउन को पकड़ के नीचे चलता हूँ जी, शुजाबाद आ गया, और इधर जो मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है जो मैंने एक्वायर किया उसकी डिटेल ऐड कर दूंगा, गांव का नेम, मौजा, पीओ खास, व्हाट्सएवर, जो भी आपके गांव का नेम है वो आ जाएगा इधर, तो गांव का नेम ऐड कर लेता हूँ जी। अब ये देखें गांव का नेम मेरा, अब ये देखें गांव का जो मेरा नेम है वो पहले ही प्लॉट स्लैश फ्लैट स्लैश हाउस स्लैश शॉप नंबर में कंप्लीट हो गया। ये सेक्टर स्लैश मोहल्ला स्लैश ब्लॉक नंबर ये ऐसे ही रह गया, तो इधर आप तहसील ऐड करते हैं, तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा जी सेक्टर वाले पे, और इधर जो मेरी तहसील है वो ऐड कर दूंगा। इसके बाद सिंपली अपडेट पे क्लिक करूंगा जी, तो अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें 4,75,000 वाली प्रॉपर्टी भी अपडेट हो गई। इसके बाद जनाब एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रह गई है, तो इसको अपडेट करने के लिए भी ये देखें जी आई पे क्लिक करूंगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के इसको अपडेट कर दूंगा, तो इसे अपडेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी थी जो येलो हाईलाइटेड थी जिसमें इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी वो भी मैंने अपडेट कर दी। आप सिंपली अपडेट पे क्लिक करूंगा जी, तो ये देखें जी प्रॉपर्टी एडिट सक्सेसफुली, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी हैं जी। तो जनाब इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपडेट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी ऐड कर सकें। आप सपोज कर लें कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, तो ये देखें जो बिन बनी हुई है आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें वेदर दी प्रॉपर्टी इज सोल्ड आर गिफ्टेड, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो आप सोल्ड स्लैश एक्सचेंज जो पहले वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ जी, तो ये आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेगा जी। तो जनाब इधर जो आपने प्रॉपर्टी बेची है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, यहाँ तक ये देखें डेट ऑफ सेल से पहले पहले सारी इन्फॉर्मेशन तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली होगी, जो आपने डाटा अपडेट कर दिया होगा या जो आपने प्रॉपर्टी ऐड की होगी। ये जो बाकी डिटेल है डेट ऑफ सेल स्लैश डिस्पोजल, ये आपने खुद ऐड करनी है, किस डेट को आपने प्रॉपर्टी बेची है जी। तो सपोज कर लें कि मैंने प्रॉपर्टी बेची है 2 जून को। उसके बाद आ रहा जी होल्डिंग पीरियड, तो ये होल्डिंग पीरियड सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लिया। अब ये सिस्टम ने होल्डिंग पीरियड कैसे डिफाइन किया है, क्योंकि ये देखें मैंने एक्विजिशन डेट रखी थी 2023, तो सिस्टम ने होल्डिंग पीरियड ऑटोमेटिकली रख लिया जी। अब होल्डिंग पीरियड का पर्पज़ क्या होगा,
होल्डिंग पीरियड की वजह से सिस्टम डिफाइन करेगा कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है इस पे कैपिटल गेन कितना लगेगा। उसके बाद आ रहा है जी परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड स्लैश डिस्पोज्ड, कितने परसेंट आपने प्रॉपर्टी सेल की है। ये जो आपके पास प्रॉपर्टी थी 1.5 कनाल, आपने सारी सेल की है, 50% सेल की है व्हाट्सएवर, कितनी सेल की है, तो सपोज कर लें कि 100% सेल की है, तो ये 100 लिख देना है। तो जनाब ये मैंने 100 लिख दिया, इधर आपने परसेंटेज नहीं ऐड करनी। लिंक CPR अंडर सेक्शन 236C टू प्रॉपर्टी, तो जनाब जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 236C। जो सेलर है वो टैक्स पे करता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जो बायर है वो पे करेगा अंडर सेक्शन 236K, और जो सेलर है वो पे करेगा अंडर सेक्शन 236C। तो अगर तो आपने टैक्स पे किया हुआ है, पहली बात तो यह कि जब तक आप टैक्स पे नहीं करेंगे आपकी प्रॉपर्टी सेल ही नहीं होगी, रजिस्ट्री ही नहीं होती जब तक आप टैक्स नहीं पे करते, दोनों पार्टीज टैक्स ना पे करते। अगर सपोज कर ले नहीं आ रहा तो ये देखें ये आपका खाली रहेगा, इधर इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ। उसके बाद आपके पास आ रहा है जी सेल स्लैश डिस्पोजल प्राइस, कितने की आपने बेची है। अभी ये देखें, अभी ये आ रहा है माइनस में, -4,75,000। ये -4,75,000 इस वजह से आ रहा है कि मैंने अभी इधर कोई वैल्यू नहीं ऐड की। ये देखें 4,75,000 की मैंने ली और इधर कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो सारा माइनस में चला गया कि मैंने लॉस बेची है। आज सपोज कर ले मैंने बेची है जी 1 मिलियन की, तो ये 5,25,000 का मेरा गेन आ गया। तो ये सारी मेरी जो प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट हो गई है। अगर आपने प्रॉपर्टी को बेचना है, आपने सारे पर्टिकुलर्स कंप्लीट कर लिए, इसके बाद सिंपली आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, तो अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ जी। अब जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया मेरी वो प्रॉपर्टी गायब होगी जनाब, इधर से मेरी प्रॉपर्टी इधर से गायब हो गई और मेरी प्रॉपर्टी चली गई होगी कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन के टैब पे चलूंगा जी, कैपिटल गेन के आगे जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, कैपिटल गेन ऑन एसेट स्लैश प्रॉपर्टी स्लैश सिक्योरिटीज के टैब पे चलूंगा। ये देखें जी टोटल कैपिटल गेन स्लैश लॉस, जो मैंने प्रॉपर्टी उधर से बिन के थ्रू रिमूव की वो इधर आ गई 5,25,000 पे। स्क्रॉल बार को पकड़ के फर्दर नीचे चलता हूँ जी, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37 कैपिटल एसेट्स कोई नहीं था जी, फर्दर नीचे चलूंगा। ये देखें जी कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 प्रॉपर्टी, ये मैंने प्रॉपर्टी उधर से रिमूव की थी वेल स्टेटमेंट से, ये प्रॉपर्टी इधर आ गई। तो जनाब 2026 की रिटर्न में ये भी आपको फायदा होगा कि अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको डुअल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो पहले आप वेल स्टेटमेंट से डिलीट करते थे उसको, दूसरी दफ़ा आप कैपिटल गेन में आके उसकी एंट्री कर रहे होते थे। तो जनाब हमने ये प्रॉपर्टी नहीं बेची, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐड की है, तो सिंपली बिन पे क्लिक करूंगा, तो बिन पे क्लिक कर लेता हूँ जी। इसके बाद ये देखें दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन मूव टू योर वेल स्टेटमेंट, ये प्रॉपर्टी वेल स्टेटमेंट में मूव हो गई है। तो जनाब कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो ये जो 4,75,000 वाली प्रॉपर्टी है ये वापस उधर आ जाएगी। तो वेल स्टेटमेंट पे चलता हूँ जी, पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटीज पे क्लिक करूंगा। ये देखें 4,75,000 वाली प्रॉपर्टी मेरी वापस आ गई, पहले गायब हो गई थी अब वापस आ गई। तो इस तरह से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है तो आप इसको वेल स्टेटमेंट से रिमूव कर सकते हैं और जो कैपिटल गेन आया वो आप ऐड कर सकते हैं। एज इट इज़ अगर आपने सपोज कर ले प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, अब गिफ्ट के केस में क्या होगा जी, अगेन आप बिन पे क्लिक करेंगे, तो डस्टबिन पे क्लिक करता हूँ जी, सोल्ड स्लैश एक्सचेंज के नीचे आ रहा है गिफ्टेड, तो गिफ्ट के साथ बॉक्स बना है इस पर क्लिक करूंगा। आगे आ रहा है जी गिफ्टेड टू रिलेटिव, गिफ्टेड टू अदर्स। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आप ब्लड रिलेटिव को गिफ्ट करोगे जैसे माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे, तो उसी केस में जनाब आपका गिफ्ट कंसीडर होगा। गिफ्टेड टू अदर्स में आपका गिफ्ट कंसीडर नहीं होगा। अगर आप गिफ्टेड टू अदर्स करोगे तो वो सिस्टम दोबारा कैपिटल गेन निकाल लेगा या कैपिटल लॉस निकाल लेगा। तो जनाब हमने गिफ्ट किया रिलेटिव को, तो जनाब गिफ्टेड टू अ रिलेटिव से पहले जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक करूंगा। तो ये देखें ये मैंने गिफ्टेड टू अ रिलेटिव सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मैंने अपने एक रिलेटिव को गिफ्ट किया। सपोज कर ले मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया प्लॉट, तो इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि एडिट गिफ्ट आउट, जिस बंदे को आपने गिफ्ट दिया है उसकी आपने डिटेल्स ऐड करनी है, उसका सीनेसी आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा। तो सपोज कर ले मैं सीनेसी ऐड कर देता हूँ, तो जनाब सीनेसी के टैब में मैंने सीनेसी ऐड कर दिया। उसके बाद आ रहा जी नेम, तो नेम के टैब में नेम ऐड कर दूंगा। अगर इस बंदे का एंटीएन बना होता जिसको मैंने प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका नेम उठा लेता। उसके बाद आ रहा है जी सिलेक्ट परसेंटेज ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी अप टू 100%, कितने परसेंट आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट की है। सपोज करने कि मैंने पूरे का पूरा जो प्लॉट है उसको गिफ्ट कर दिया तो 100 आ गया। तो जनाब सबसे पहले सीनेसी आ गया, उसके बाद मैंने नेम सेट कर लिया और 100% मैंने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है जी सीएनएससी स्लैश नाइको, आप एनटीएन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जी सीएनएससी स्लैश नाइको से पहले राउंड सर्कल बना हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। आप एनटीएन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पीओसी स्लैश फॉरनर्स पासपोर्ट नंबर, अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव फॉरनर है आपने उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है तो जनाब उसके केस में आप ये देखें पीओसी से पहले जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करके इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन जनाब हमने जिसको प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है वो पाकिस्तानी रेजिडेंट है, यानी कि वो पाकिस्तान का बंदा है, उसके पास सीएनएससी है या नाइकोप है, तो हमने उसकी डिटेल्स ऐड कर दी। इसके बाद सिंपली अपडेट पे क्लिक करूंगा।
तो ये देखें जी, दी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी हैज़ बीन मूव टू आउटफ्लो गिफ्ट। तो जनाब जो प्रॉपर्टी आप गिफ्ट करते हो वो कैपिटल गेन में नहीं जाती, वो आपकी रिकन्सिलिएशन में चली जाती है। मैं आपको कैपिटल गेन भी दिखा देता हूँ। कैपिटल गेन के आगे जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। कैपिटल गेन ऑन एसेट स्लैश प्रॉपर्टी स्लैश सिक्योरिटीज पे चलूंगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, तो ये देखें जी, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 ने प्रॉपर्टी। तो जनाब जो आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट किया वो इधर नहीं आएगी, उस पर कैपिटल गेन आएगा नहीं। जो प्रॉपर्टी आप गिफ्ट करोगे वो डायरेक्टली आपकी रिकन्सिलिएशन से निकल जाएगी। तो वेल्थ स्टेटमेंट पे चलूंगा, उसके बाद रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे चलता हूँ जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, आउटफ्लोज 4,75,000 और ये गिफ्ट, और उस गिफ्ट की सारी डिटेल आ गई। तो जनाब अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट करोगे तो वो रिकन्सिलिएशन में आ जाएगी, और अगर आप प्रॉपर्टी सेल करोगे तो उस पर जो कैपिटल गेन या लॉस आया होगा वो आपका कैपिटल गेन में चला जाएगा। जो आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, उस जब आप प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हो वो आपसे वैल्यू पूछता ही नहीं है, वो आपसे पूछता नहीं है कितने की बेची। जब प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो तो आप तो फ्री में दे रहे हो ना, तो जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एडिड है ऑलरेडी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में, उतने से ही आपकी प्रॉपर्टी निकल जाएगी, वो वेल्थ स्टेटमेंट में चली जाएगी, वो आपकी वेल्थ रिकन्सिलिएशन में चली जाएगी। और वेल्थ रिकन्सिलिएशन में भी वो जाएगी आउटफ्लोज में। आउटफ्लो से मुराद ये है कि जो आपके एसेट्स हैं वो उसको कम कर देगी। तो सपोज कर लें कि ये हमने गिफ्ट कर दी है, तो ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। वापिस चलता हूँ जी पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटीज़ पे, तो पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटीज़ पे चलूँगा। अच्छा जी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड की, कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, उनकी जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कंप्लीट कर ली। स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे चलता हूँ। उसके बाद आ रहा जी फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा जी, अब ये दो ऑलरेडी एडिड है। आप सपोज कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते तो इधर कुछ भी ना आ रहा होता, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ जी। तो ये मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं दोबारा से ऐड कर लेता हूँ जी। तो दोबारा से ऐड करने के लिए प्लस एसेट्स पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें जी, वो कह रहे हैं जी ऐड फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड करना है तो ये देखें एंड पे आ रहा जी बैंक अकाउंट्स। तो जनाब वो कह रहा है जी ऐड फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स नॉन बिजनेस। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, चाहे स्टॉक्स में है, चाहे बॉन्ड्स में है, चाहे म्यूचुअल फंड्स में है, उसकी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। उसके अलावा आ रहा है जी एडवांसेस, प्री पेमेंट्स, रिसीवेबल्स। अगर आपने किसी बंदे को लोन दिया हुआ या एडवांस दिया हुआ है उसकी डिटेल आ जाएगी। रेंट है, रेंट के केस में आप एडवांस दे देते हैं जिसको आप प्री पेमेंट भी कहते हैं, प्रीपेड रेंट कहते हैं, उसके लिए आप इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद आ रहा जी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड से मुराद आपके पास दस्तरी कैश कितना पड़ा हुआ है। उसके बाद आ रहा जी एसेट्स हेल्ड ऑन अदर्स नेम। किसी और बंदे के नाम पे आपने एसेट्स तो नहीं खरीदे हुए। जैसे क्या होता है कि एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के नाम पे एसेट्स खरीद लेता है, तो जनाब अगर आपने किसी और बंदे के नाम पे एसेट्स खरीदे हुए तो उसकी डिटेल भी आपने इधर ऐड करनी है। और लास्ट पे आ रहा है जी बैंक अकाउंट्स, कि आपने बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करनी है। तो जनाब हमारे केस में क्या आएगा, बैंक अकाउंट, और दूसरा हम सेलेक्ट करेंगे कैश इन हैंड। ना हमने कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना हमने कोई एडवांस दिया हुआ है, और ना ही हमने किसी और बंदे के नाम पे एसेट्स खरीदे हुए हैं। ना मैंने अपनी कोई बीवी के नाम पे कोई प्लॉट खरीदा हुआ है, ना कोई फादर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है मैंने जिसकी पेमेंट मैंने की हो। तो जनाब कैश इन हैंड से पहले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, और बैंक अकाउंट से पहले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और इसको सेट कर लूंगा। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ऐड पे क्लिक करूंगा जी, तो ये देखें कैश इन हैंड आ गया और बैंक अकाउंट्स आ गए। अब बैंक अकाउंट्स के आगे ये देखें प्लस आ रहा है, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया वो मेरे से फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो जनाब इधर से वो आपसे आई बैन मांग रहा है, तो आप अपना आई बैन इधर ऐड कर देंगे। IBFT नहीं, आई बैन कंप्लीट, तो आई बैन ऐड कर देता हूँ जी। अच्छा जी, जैसे मैंने आई बैन ऐड किया वो आगे कह रहा है जी सर्च, ये सर्च का बटन बना हुआ है, तो सर्च के आइकॉन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जैसे ही मैंने सर्च के आइकॉन पे क्लिक किया उसने मेरा अकाउंट टाइटल उठा लिया जी, और बैंक नेम भी उठा लिया। उसके बाद आ रहा जी फॉरेन करेंसी अकाउंट। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो है, इसको आप येस भी कर सकते हैं। अगर मैं नो को पकड़ के येस पे लेके जाऊँ, ये देखें ये येस हो गया, मतलब कि ये मेरा फॉरेन करेंसी अकाउंट है। तो जनाब हमारे केस में ये पाकिस्तानी रेजिडेंट है, पाकिस्तान में जॉब कर रहा है, तो इसका PKR अकाउंट होगा। तो नो पे क्लिक करूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नो ही होगा जी। तो दोबारा सर्च कर लेता हूँ इसको जी। अब जैसे ही मैंने इसको येस करके नो किया, मेरे पास जो अकाउंट टाइटल और बैंक नेम है वो खत्म हो गया। दोबारा सर्च पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा अकाउंट टाइटल और बैंक नेम सिस्टम ने उठा लिया। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें जो मेरा बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स आ गई। अच्छा जी, इधर आप अपने बैंक का 30 जून 2026 का बैलेंस ऐड कर देंगे। तो अपने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर देता हूँ जी। कैश इन हैंड को भी आपने छोड़ देना है। फर्दर नीचे चलूंगा। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है जी मूवेबल एसेट्स। अब मूवेबल एसेट्स में देखें डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, मोटर व्हीकल्स भी आ रही हैं, प्रीशियस पोजेशन भी आ रहा है। फर्दर नीचे चलता हूँ। हाउस होल्ड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, पर्सनल आइटम्स भी आ रहे हैं। अगर तो आप रिटर्न कर रहे हैं पिछले साल से ही, तो ये सारे एसेट्स इधर ही आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो ये इधर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो सपोज कर लें मैं इन सबको ख़त्म कर देता हूँ जी, डिलीट पे क्लिक करूँगा।
ये मैंने मूवेबल एसेट्स सारे खत्म कर दिए। अब मैं आपको दोबारा ऐड करके दिखाता हूँ। मूवेबल एसेट्स के आगे प्लस आ रहा है तो प्लस पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले आ रहा है जी इक्विपमेंट्स। आपके पास कोई इक्विपमेंट है, जैसे जिम का इक्विपमेंट है, आपने जिम का सेटअप बनाया हुआ है घर में या अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अगर तो है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। एनिमल्स, आपने कोई एनिमल रखे हुए हैं नॉन बिजनेस के लिए, आपने एक आधी गाय भैंस रखी हुई है दूध के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, आपने कोई पेट रखे हुए हैं, कुत्ता बिल्ली व्हाट्सएवर जो भी है। मोटर व्हीकल, कोई गाड़ी कोई बाइक है आपके नाम पे। प्रीशियस पोजेशन, कोई ज्वेलरी कोई गोल्ड है आपके पास। हाउस होल्ड इफेक्ट्स, फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं है घर में, जो आपने खरीदी हुई हैं। उसके बाद आ रहा है जी पर्सनल आइटम्स। पर्सनल आइटम्स में आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा जी, मैं जिस बंदे की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ इसके पास है जी बाइक। तो मोटर व्हीकल से पहले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा और मोटर व्हीकल सेट कर लूँगा। प्रीशियस पोजेशन, इस बंदे के पास थोड़ा सा गोल्ड भी है, तो प्रीशियस पोजेशन से पहले जो बॉक्स बना है इसको टिक कर लेता हूँ। हाउस होल्ड इफेक्ट्स, इसके पास फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, बेड हो गया, इसके अलावा सोफ़ा सेट हो गया, अलमारियाँ हो गई, फ्रिज टीवी एसी व्हाट्सएवर, इस तरह के इसके पास हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं। तो जनाब हाउस होल्ड इफेक्ट से पहले जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक करूँगा और इसको टिक कर लूँगा। उसके बाद आ रहा है जी पर्सनल आइटम्स। इस बंदे के पास लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, तो पर्सनल आइटम से पहले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा और इसको सेट कर लूँगा। तो इसको सेट कर लेता हूँ जी। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करूँगा, तो ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जनाब मेरे पास जो मूवेबल एसेट्स हैं, जो हरकत कर सकते हैं, मूवेबल एसेट्स का मतलब ये है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास रिमूवल प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लॉट हो गया, घर हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी में दुकानें हो गई, वो मूव नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल एसेट थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट थी, बैंक अकाउंट था, कैश इन हैंड था। तीसरे नंबर पे मेरे पास आ गए मूवेबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो जनाब हमारे केस में मोटर व्हीकल है, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। एज इट इज़ रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो बाइक का नंबर दे देता हूँ जी। चेसिस नंबर मांग रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये देखिए इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ, बाकी सब के साथ स्टार लगा हुआ है। तो चेसिस नंबर को खाली छोड़ देता हूँ, मेक बता देता हूँ जी। अच्छा जी, मेक में मैंने लिख दिया 125 सीसी है, आगे होंडा की बाइक है, होंडा लिख दिया, मॉडल 2013 है तो मैंने 2013 लिख दिया। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा जी। तो ये देखिए मोटर व्हीकल्स में मेरी बाइक ऐड होगी। इधर आपकी बाइक की वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू की बाइक आपने खरीदी है। तो सपोज कर ले कि मैंने खरीदी थी 1,80,000 की, तो ये 1,80,000 आ गया। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, तो जनाब ये मेरी बाइक आ गई। उसके बाद आ रहा है जी प्रीशियस पोजेशन, और प्रीशियस पोजेशन के आगे भी प्लस का बटन है। तो जनाब जहां जहां प्लस का बटन आ रहा होगा वो आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करेगा, तो प्लस पे क्लिक करूंगा। नेचर ऑफ एसेट्स, तो जनाब नेचर ऑफ एसेट्स में ज्वेलरी आ जाएगी। अब कंटेंट में ये देखें, ये एग्जांपल है गोल्ड 10 ग्राम, तो मेरे केस में है जी गोल्ड 5 तोला, तो ये मैंने गोल्ड 5 तोला लिख दिया। इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा और गोल्ड की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अगर आपके पिछले सालों में जीरो आ रही है, अब पहले क्या होता था कि हम लिखते थे गोल्ड जितने भी तोला होता है डोरी, अगर आपको शादी पे जहेज में गोल्ड मिला है तो हम उसकी वैल्यू जीरो रखते थे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम गोल्ड ऐड कर रहे हैं, तो जब आपकी शादी हुई है उस टाइम पे गोल्ड की जो वैल्यू थी आप वो वैल्यू ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आपने गोल्ड परचेज किया है तो जो आपकी परचेज प्राइस होगी वो आप ऐड कर देंगे। अब सपोज कर लें गोल्ड मैंने परचेज किया 10 लाख का, तो 10 लाख ऐड कर देता हूँ जी। ये मेरी गोल्ड की वैल्यू आ गई। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के देखिए हाउस होल्ड इफेक्ट के साथ प्लस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इधर आपने सिर्फ सिंपल वैल्यू ऐड करनी है। तो 7.5 लाख का मेरे पास फर्नीचर फिक्सचर्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, फर्नीचर का सामान, वो 7.5 लाख का। उसके बाद आ रहा है जी पर्सनल आइटम्स, तो मेरे लैपटॉप और मोबाइल की वैल्यू है जी 4.5 लाख, मैंने 4.5 लाख का खरीदा है। तो जनाब ये मेरे लैपटॉप और मोबाइल की वैल्यू आ गई। तो जनाब यहाँ तक जो मेरे एसेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ जी। तो ये मेरे टोटल एसेट्स आ गए जी 2,70,00,000 के। उसके बाद आ रहा है जी पेबल्स। तो मैंने पेबल्स में आपको पहले बताया, आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो उसकी डिटेल आप इधर ऐड करेंगे। तो जनाब ये जो बंदा है इसने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो क्रेडिट कार्ड की या लोन की डिटेल्स आपने किस तरह से ऐड कर दी है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं पिन पे क्लिक करके। इसके अलावा आप प्लस पे क्लिक करके आप नया भी ऐड कर सकते हैं। सपोज कर लें कि ये पिछले साल से चलता आ रहा है, मैंने एक और क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो प्लस पे क्लिक करूंगा। तो जनाब इधर डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। सबसे पहले जनाब जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, अगर तो आपको बैंक का एनटीएन पता है तो आप इधर लिखते हैं, वरना क्या करें आप गूगल पे चलें, इधर आप सर्च कर लें बैंक अल्फला एनटीएन, तो ये देखिए बैंक अल्फला का एनटीएन आ जाएगा। वापस चलता हूँ जी आरएस पे, इधर सबसे पहले आप बैंक अल्फला का एनटीएन लिख दें। उसके बाद आगे आपका जो पेएबल है उसकी नेचर क्या है, आपकी जो लाइबिलिटी है उसकी नेचर क्या है, तो इधर आप लिख दें क्रेडिट कार्ड और एंड पे आ जाएगा बैंक का नाम बैंक अल्फला, और सब्सिक्वेंटली आप इसको ऐड कर दें। तो ऐड पे क्लिक करूंगा।
पता नहीं तो जो भी आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पेबल होगा 30 जून को आप ऐड कर देंगे। तो जनाब बैलेंस ऐड कर देता हूँ जी। अब ये मैंने दो ऐड कर दिए, एक मैं डिलीट कर देता हूँ जी, एक मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड किया था। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो ये जनाब मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए थे 2,70,00,000 के। टोटल लाइबिलिटीज थी मेरे पास 7,000 की। और नेट एसेट्स करंट ईयर, नेट एसेट्स से मुराद है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। नेट एसेट्स मेरे पास बन गए 2,70,00,000 के। ये 2,70,00,000 था, ये 2,70,00,001 है, यानी कि 7,000 निकल गया। तो टोटल एसेट्स में आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे, टोटल लाइबिलिटीज में आपकी टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी। उसके बाद एंड पे आ रहा होगा जी नेट एसेट्स करंट ईयर। नेट एसेट्स करंट ईयर में आपके एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आ रहे होंगे। तो जनाब ये मेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज आ गए। वापस चलता हूँ एक दफ़ा ऊपर जी। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही थी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। अगर तो आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे होते तो कोई प्रॉपर्टीज़ ना आ रही होती। और अगर आप पहले रिटर्न सबमिट कर चुके हैं पिछले साल की, तो जो आपकी पहली पुरानी प्रॉपर्टीज़ थी वो येलो हाईलाइटेड होती। तो सिस्टम आपको कहता है कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं काइंडली इनकी जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करें। इसके अलावा अगर आपने नई प्रॉपर्टी ऐड करनी होती या फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी ऐड करनी होती तो सिंपली आप प्लस पे क्लिक करते। अगेन उसके बाद आ रहा था जी ऐड प्रॉपर्टी, तो आप ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करते और जो आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है उसके आप पर्टिकुलर्स दे देते। तो जनाब आपने प्रॉपर्टीज ऐड करनी है तो कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। अच्छा जी, अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे होते तो फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आपके पास ना आ रही होती, आप प्लस एसेट्स पे क्लिक करते और जो भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट थी आप उनको सेलेक्ट कर लेते। हमारे केस में बैंक अकाउंट और कैश इन हैंड था तो हमने टिक कर लिया इनको, और ये हमारे पिछले सालों से चलते आ रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐड किया है। एज इट इज़ अगर आपने एक और बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, अपने सेकंड वाले बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स देंगे तो आपका एक और बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो जनाब हमारे केस में एक ही बैंक अकाउंट है तो इस वजह से एक ही आ रहा है। तो क्लोज पे क्लिक करता हूँ जी। फर्दर नीचे चलूंगा। कैश इन हैंड मैंने छोड़ दिया जनाब, इसको मैं एंड में डिफाइन करता हूँ जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। मूवेबल एसेट्स, तो जनाब मूवेबल एसेट्स से मुराद ऐसे एसेट्स जो आपके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। गाड़ी, बाइक, ज्वेलरी, हाउस होल्ड इफेक्ट, आपके पर्सनल आइटम्स, एनिमल्स, इक्विपमेंट, ये सारा कुछ आ रहा होगा। तो जनाब अगर आपने पिछले साल रिटर्न सबमिट की हुई थी और अगर आपने पिछले साल में मूवेबल एसेट्स मेंशन किए हुए थे तो वही मूवेबल एसेट्स आपके साल में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने पिछले साल रिटर्न सबमिट नहीं की, आप इस दफ़ा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जनाब आप प्लस एसेट्स पे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी मूवेबल एसेट्स की टाइप होगी आप उसको टिक करके ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो जनाब जो जो हमारे मूवेबल एसेट्स थे हमने उनको टिक कर लिया और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर लिया। तो कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, जिन जिन आइटम्स के आगे प्लस आ रहा था उधर हमने फर्दर इन्फॉर्मेशन दी। जैसे ये मैंने बाइक की डिटेल ऐड की तो प्लस पे क्लिक करके मैंने बाइक का नंबर लिखा, मेक और मॉडल लिखा, चेसिस नंबर ऑप्शनल था वो मैंने नहीं दिया। प्रीशियस पोजेशन में मेरे पास ज्वेलरी थी तो मैंने प्लस पे क्लिक करके ज्वेलरी की डिटेल दी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई गाड़ी खरीद लिया और तो प्लस पे क्लिक करेंगे और जो आपने गाड़ी खरीदी है उसकी आप डिटेल ऐड कर देंगे। तो जनाब जो आपकी मोटर व्हीकल्स हैं उधर एक और गाड़ी ऐड हो जाएगी। तो हमारे केस में बाइक ही है तो सिंपली क्लोज पे क्लिक करूंगा। एज इट इज़ और ज्वेलरी ऐड करनी है तो प्लस पे क्लिक करके आप और भी ऐड कर सकते हैं। सपोज कर लें अगर आपने सिल्वर खरीद लिया है, अगर आपने गोल्ड ही खरीदा है तो उसके अंदर ही आप ऐड कर लेंगे। तो इसके अंदर ऐड करने के लिए देखें जी पेंसिल बनी हुई है, आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करने देगा। तो जिन जिन ऑप्शंस के साथ पेंसिल बनी हुई है ये आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करने देगा। अब सपोज कर लें कि मेरा गोल्ड हो गया जी 8 तोला, पिछले साल से 5 तोला चलता आ रहा था, इस साल मैंने 3 तोला और बाय कर लिया तो मैंने गोल्ड 8 तोला कर दिया। इसके बाद सिंपली अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ज्वेलरी गोल्ड 8 तोला हो गया मेरा और इसकी वैल्यू होगी जी, पिछले साल 10 लाख थी, इस दफ़ा हो गई 17 लाख, तो 17 कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें 17 लाख हो गया। हाउस होल्ड इफेक्ट्स पर्सनल आइटम्स के साथ ये देखें जी पेंसिल नहीं बनी हुई तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। टोटल एसेट्स आ गए जी मेरे। उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई। टोटल लाइबिलिटीज़ में आपने किसी से लोन दिया हुआ है उसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, बैंक से लोन लिया हुआ है उसकी डिटेल आ जाएगी, बैंक से लीज पे गाड़ी ली हुई है उसकी डिटेल्स आप दे देंगे, क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है उसकी डिटेल दे देंगे। तो हमारे केस में क्रेडिट कार्ड था तो मैंने उसकी डिटेल ऐड कर दी। तो यहाँ तक मेरे जो पर्सनल आइटम्स हैं जनाब वेल्थ स्टेटमेंट के उसके पर्टिकुलर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल एसेट्स, इसके अलावा मेरे पास थे मूवेबल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी वो मैंने ऐड कर दी। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ जी। अब ये देखें जी नेट एसेट्स करंट ईयर मेरे पास आ रहे हैं 2,70,00,000 के और जो मेरी वेल्थ स्टेटमेंट है इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड की थी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज़ पे चलूंगा, स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे चलता हूँ तो ये जो घर है 1,75,00,000 का ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐड किया था। तो जनाब इसको डिलीट कर देता हूँ। वो कह रहा है जी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी आप करंट ईयर में ऐड कर रहे हैं वो आपको डिलीट करने देगा। अगर पिछले साल की प्रॉपर्टी डिलीट करेंगे तो जनाब वो कहेगा आपने गिफ्ट की है या सोल्ड की है, तो ये आपने देख लेना। तो ये मैंने करंट ईयर में ऐड की थी तो मुझे डिलीट करने दे रहा है तो डिलीट पे क्लिक करूंगा
कैलकुलेट कर लेता हूँ जी। एंड पे चलता हूँ स्क्रॉल बार को पकड़ के, ये देखें नेट एसेट्स करंट ईयर मेरे 1 करोड़ 2 लाख आ गए। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। नेट एसेट्स करंट ईयर 1 करोड़ 2 लाख, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर 1 करोड़ 76 लाख। करंट ईयर में मेरे पास एसेट्स कम है, पिछले साल में मेरे पास एसेट्स ज़्यादा थे, यानी कि मेरे नेट एसेट्स में डिफरेंस आ रहा है। इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स 74 लाख का डिफरेंस आ रहा है, मेरे एसेट्स कम हो गए हैं, इसकी हमने एडजस्टमेंट भी करनी है। अभी फर्दर नीचे चलता हूँ जी स्क्रॉल बार को पकड़ के। इनफ्लोज कितने पैसे आए ड्यूरिंग द ईयर। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। तो जनाब सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में मेरी थी इनकम फ्रॉम सैलरी 8,20,300 मेरी थी इनकम फ्रॉम सैलरी, वो ऑटोमेटिकली आ गई। जैसे मैंने एम्प्लॉयमेंट में डिटेल ऐड की सैलरी की, वो रिकन्सिलेशन में ऑटोमेटिकली आ गई। ये मेरे इनफ्लो हुए, यानी कि ये मुझे पैसे आए हैं। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, कोई एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं थी, और सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स। तो जनाब जो 36,415 रुपये मुझे प्रॉफिट ऑन डेट, यानी कि जो मुझे बैंक प्रॉफिट मिल रहा था सेविंग अकाउंट पे, वो इधर आ गया 36,145 रुपये। तो जनाब मेरे टोटल इनफ्लोज हो गए 8,56,445, यानी कि मेरी जो टोटल इनकम है वो होगी 8,56,445 रुपये। उसके बाद आ रहा जी एडजस्टमेंट इन इनफ्लोज। अगर इनफ्लोज में कोई एडजस्टमेंट आ रही है, सपोज कर लें कि आपको गवर्नमेंट से पैसे मिल गए, गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई, सैलाब आ गया, जल्जला आ गया, गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख रुपए ग्रांट दे दी, या सैलाब आ गया, गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख की सब्सिडी दे दी। गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब ये रूटावेटर खरीदें या ट्रैक्टर खरीदें, इसकी वैल्यू 50 लाख है, मैं आपको जनाब 30 लाख जो है सब्सिडी दे रही हूँ। तो जनाब अगर आपको इस तरह से इनफ्लोज मिल रहे हैं तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे और सारी डिटेल्स इधर ऐड कर देंगे। ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है आप इधर बता देंगे जी ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम, या सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम। उसके बाद सिंपली आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो एडजस्टमेंट्स इन इनफ्लोज के नीचे एक रो ऐड हो जाएगी। तो जनाब हमारे केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कैंसिल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आ रहा जी फॉरेन रेमिटेंस। अगर आपको बरूने मुल्क से कोई पैसे भेज रहा है, कोई भी बंदा आपको पैसे भेज रहा है, माँ बाप बहन भाई व्हाट्सएवर, यूजली जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स होते हैं वो अपनी फैमिली को रेमिटेंस भेजते हैं घर के खर्चे चलाने के लिए। तो अगर तो आपको फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हो रही है थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, आपके अकाउंट में पैसे लग रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप जनाब प्लस पे क्लिक करेंगे। तो प्लस पे क्लिक करता हूँ जी। सेंडर का नेम, जो बंदा आपको रेमिटेंस भेज रहा है उसका नेम ऐड कर देंगे। सपोज कर ले नेम ऐड कर दिया। रिलेशनशिप, जो बंदा आपको पैसे भेज रहा है उसका रिलेशनशिप आपके साथ किया है, तो ब्रदर ऐड कर दें, ब्रदर फादर मदर, जो भी बंदा आपको पैसे भेज रहा है, फ्रेंड व्हाट्सएवर। कंट्री, किस कंट्री से जनाब आपको रेमिटेंस आ रही है, तो रेमिटेंस से मुराद यही है कि आपको बाहर से पैसे आ रहे हैं। सपोज करें हमें यूके से आ रही है, तो ये जो बॉक्स बना इधर यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड लिखा तो किंगडम खुद ही आ गया, तो यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें फॉरेन रेमिटेंस के नीचे एक टैब ऐड हो गया। तो जनाब जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी ना उधर फॉरेन रेमिटेंस रिफ्लेक्ट हो रही होगी, उधर से आपने फॉरेन रेमिटेंस जो है वो टोटल कर लेनी है। अब सपोज कर लिया हमें रेमिटेंस आई है ड्यूरिंग द ईयर 45,15,000, तो ये मैंने रेमिटेंस ऐड कर ली। कैलकुलेट कर लेता हूँ जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी स्क्रॉल बार को पकड़ के। उसके बाद आ रहा जी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि आपको बाप दादा से कोई चीज़ मिली है कि नहीं, ऑन डेथ व्हाट्सएवर जो भी है, तो प्लस पे क्लिक करूँगा। इनहेरिटेंस CNIC नाइकोप NTN POC व्हाट्सएवर, जिस बंदे से आपको प्रॉपर्टी मिली है उसका आपने CNIC नाइकोप NTN या POC, या फॉरनर के केस में आपने उसका पार्ट 4 नंबर ऐड कर देना है। अब सपोज कर लें हमें फादर से प्रॉपर्टी मिली है, तो फादर का CNIC नंबर ऐड कर दूंगा। CNIC नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है जी प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड CNIC/NICOP/NTN, जिस बंदे का मैंने CNIC प्रोवाइड किया वो वैलिड नहीं है। उसके बाद कह रहा है जी नेम, अगर इस बंदे का NTN बना होता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नेम उठा लेता, तो नेम ऐड कर लेता हूँ जी। एसेट टाइप, जनाब किस टाइप का आपने एसेट खरीदा है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अब ये देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, इक्विपमेंट है, अदर एसेट्स है। अब सपोज कर लें हमें इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली है, लैंड मिली है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा और आगे वो कह रहा है जी अमाउंट, कितनी अमाउंट की आपको प्रॉपर्टी मिली है, तो 1 लाख ऐड कर लेता हूँ या 10 लाख ऐड कर लेता हूँ। तो ये 10 लाख मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जनाब इधर जो आप इनहेरिटेंस ऐड कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी आपने फिर वेल्थ स्टेटमेंट में भी ऐड करनी है। ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड नहीं होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब ये देखिए इधर मैंने बताया कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है मुझे 10 लाख की मिली है, तो पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ पे जाऊँगा, तो ये देखिए मेरी 3 प्रॉपर्टीज आ रही हैं, 10 लाख इधर ऐड नहीं हुआ। तो जो आपको ड्यूरिंग द ईयर गिफ्ट मिला है या थ्रू इनहेरिटेंस रिसीव हुई है, तो आप प्लस पे क्लिक करके उसकी डिटेल ऐड करेंगे, और साथ ही जो इनहेरिटेंस की अमाउंट है जनाब आप वेल्थ रिकन्सिलेशन में भी लिखेंगे। तो दोबारा चलूँगा रिकन्सिलेशन पे, और ये जो 10 लाख है ये मैंने वो वैल्यू लिखी है जिस दिन आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आएगी। सपोज कर लें कि आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई, आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट बना,
सक्सेशन सर्टिफिकेट बना 30 जून 2026 को। तो जनाब 30 जून 2026 को उस लैंड की जो वैल्यू होगी वो आप इधर लिख दोगे। अब हमारी प्रैक्टिस क्या थी, पिछले सालों में हम वैल्यू लिख रहे थे ज़ीरो, जो हमें लैंड मिल रही थी थ्रू सक्सेशन या थ्रू इनहेरिटेंस, उसकी हम वैल्यू लिखते थे ज़ीरो। लेकिन जो अभी जो फाइनेंस एक्ट आया उसमें चेंज आ गई है, उसमें ला कहता है कि जो कॉस्ट है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो ये आपने देख लेना है। एज इट इज़ गिफ्ट आ रहा है, अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है तो प्लस पे क्लिक करेंगे और ये सारी डिटेल्स दे देंगे गिफ्ट की। तो हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला जी। अब ये देखें, ये मैं देख रहा हूँ इनफ्लोज, ये जो जितनी चीज़ें आ रही हैं, रेमिटेंस होगी, इनहेरिटेंस होगी, ये मेरे जो एसेट्स हैं उसको बढ़ा देंगे जी। फर्दर नीचे चलता हूँ। कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फैमिली मेंबर्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिलती है एक्सपेंसेस की। सपोज कर लें 2.5 लाख मिला, 3 लाख मिला साल के दौरान, तो जनाब आप उसकी डिटेल ऐड कर देंगे, वो भी आपके पैसे बढ़ा देगा, आपके एसेट्स बढ़ा देगा जो आपको फैमिली से कंट्रीब्यूशन हो रही है। उसके बाद आ रहा जी आउटफ्लोज। आउटफ्लोज मेरे पास अभी एक ही आ रहा है क्योंकि 4,75,000 की जो प्रॉपर्टी है मैंने गिफ्ट कर दी थी। देन आ रहे हैं जी पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करने के लिए सिंपली आप प्लस एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे, तो प्लस एक्सपेंसेस पे क्लिक कर लेता हूँ जी। तो ये एक्सपेंसेस की डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। एसेट इंश्योरेंस स्लैश सिक्योरिटी, मेडिकल, एजुकेशनल, क्लब, फंक्शन स्लैश गैदरिंग्स है, ज़कात आ गई जी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग, रेंट, वेडिंग इवेंट्स, रेंट रेट्स, टैक्सेस, व्हीकल रनिंग स्लैश मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन। तो जनाब अगर तो आपके पास एक्सपेंसेस का ब्रेकअप है तो वेल एंड गुड, जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो सेट कर लें। लेकिन अगर आपके पास ब्रेकअप नहीं है, आपने एक एस्टिमेटेड फिगर ऐड करनी है, तो जनाब ये स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर चलता हूँ और ये जो अदर पर्सनल स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वाला टैब है इसको सेट कर लूँगा। इसके साथ जनाब मेरा टेलीफोन का एक्सपेंस भी था, मतलब कि टेलीफोन के एक्सपेंस की मेरे पास डिटेल थी, तो इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ और टेलीफोन से पहले जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक करूंगा और इसको सेट कर लूंगा। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जी पर्सनल एक्सपेंसेस के नीचे दो टैब आ गए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में जनाब आपकी ग्रोसरी, आपके डे टू डे किचन के एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस एडिड हैं जनाब। अब सपोज कर लें मेरे केस में एक्सपेंसेस है 7.5 लाख, तो 7.5 लाख ऐड कर दूंगा। टेलीफोन का मेरा बिल था जी 6900, तो 6900 6900 मैंने ऐड कर दिया। फर्दर नीचे चलूंगा। उसके बाद आ रहा जी एडजस्टमेंट इन आउटफ्लोज। अब एडजस्टमेंट इन आउटफ्लोज मतलब कि आपके एसेट्स कहाँ ज़ाया हुए, सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आपने घर बनाया था फारिग हो गया, तो जनाब आपने एडजस्टमेंट इन आउटफ्लोज में उसकी वैल्यू लिख देनी है। एडजस्टमेंट इन आउटफ्लोज में वैल्यू लिखेंगे तो जनाब आपके एसेट्स उतनी वैल्यू से कम हो जाएंगे। गिफ्ट, अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया है तो उसकी आपने डिटेल इधर ऐड करनी है। जैसे ये मैंने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी थी, तो ये मेरी प्रॉपर्टी वेल स्टेटमेंट से निकल गई और इधर आउटफ्लोज में गिफ्ट में आ गई। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट, तो जनाब 1,33,00,000 की मेरी अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट आ रही है। वो कह रहा है जी नेगेटिव, प्रोबेबली यू हैव अंडर डिक्लेयर्ड योर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ओवर डिक्लेयर्ड योर इनकम। आगे वो कह रहा है कि आपने अपने जो एसेट्स हैं वो अंडर डिक्लेयर किए हैं, आपने एसेट्स कम लिखे हैं या आपने एक्सपेंसेस कम लिखे हैं। तीसरा वो कह रहा है कि ओवर डिक्लेयर्ड योर इनकम, आपने इनकम बहुत ज़्यादा डिक्लेयर की है। तो जनाब जो मेरे एसेट्स हैं वो मेरे अंडर डिक्लेयर्ड है। एसेट्स में मेरा जो कैश इन हैंड था वो मैंने ऐड नहीं किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कैश इन हैंड में मेरी कोई फिगर नहीं आ रही, कैश इन हैंड मैंने कुछ भी नहीं लिखा। कैश इन हैंड हमेशा मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो जनाब कैश इन हैंड ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने पिछले साल रिटर्न सबमिट की हुई है उनकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो जनाब कैश इन हैंड में कुछ नहीं आ रहा, वापस चलूंगा रिकन्स्ट्रक्शन पे, एंड पे चलता हूँ जी। ये सारी फिगर कॉपी करूंगा, वापस चलूंगा जी पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटीज पे, कैश इन हैंड पे आ गया, इधर ये फिगर पेस्ट करूंगा और इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब इससे क्या होगा जनाब, इससे जो मेरा अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है वो जीरो हो जाएगी। तो जनाब रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे चलूंगा, एंड पे चलता हूँ जी स्क्रॉल बार को पकड़ के, अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जीरो। तो जनाब ऐसे इंडिविजुअल जो पिछले साल रिटर्न फाइल कर चुके हैं, इस साल दोबारा रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जनाब उन्होंने जो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है वो सारी उठा के कैश में एडजस्ट कर देनी है। फर्दर रूप पे चलता हूँ जी। दूसरी बात, ऐसे इंडिविजुअल जो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, उनके इधर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे इंडिविजुअल्स ने क्या करना है, ऐसे इंडिविजुअल ने कैश इन हैंड पहले से ही ऐड कर देना है और जो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट में जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा वो सारे का सारा डिफरेंस उन्होंने उठा के इधर पेश कर देना है नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर में। ऐसे इंडिविजुअल जो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसके बाद आप सिंपली कैलकुलेट करें और जो आपकी अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है वो जीरो आ जाएगी। तो जनाब यहाँ तक मेरी जो रिटर्न है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ऊपर चलता हूँ जी, सेव कर लेंगे। इसके बाद सिंपली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और अपनी रिटर्न सबमिट कर देंगे। तो जी सबमिट करने से पहले इसको सेव कर लें, तो सेव कर लेता हूँ जी। चेंजेस सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद मैं चलूंगा जी सबमिट पे, तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है योर टास्क हैज़ बीन लॉग्ड फॉर रिव्यू, काइंडली वेरीफाई एंड सबमिट। वो कह रहा है कि जो आपका टास्क है वो लॉक हो गया है, जो आपने डाटा दिया रिटर्न में वो लॉक हो गया है, काइंडली इसको रिव्यू करें और सबमिट करें। आई आगे जिस बंदे की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें उसका नेम आ जाएगा, उसका सिग्नेचर आ जाएगा, एज सेल्फ स्लैश मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्लैश रिप्रेजेंटेटिव
as defined in section 172 of the income tax ordinance 2001 of the taxpayer named above, do solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in the return slash statement is correct and complete in accordance with the provisions of income tax ordinance 2001 and income tax rules 2002। तो जनाब इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद भी सबमिट कर सकते हैं, आपके बिहाफ पे कोई और बंदा भी सबमिट कर सकता है जो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस बंदे की हम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे होते हैं उसका नेम आ रहा होता है और उसका सीएनएससी आ रहा होता है। तो जो टैक्स पेयर है वो अंडरटेकिंग दे रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है और कुछ भी हमने छुपाया नहीं है, और सारी इन्फॉर्मेशन एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स है। तो जनाब इसके बाद वो कह रहा है जी एंटर 4 डिजिट्स पिन। तो इधर आपने अपना 4 डिजिट का पिन ऐड करना है। जब आपने साइन अप किया होगा आपको 4 डिजिट्स का पिन आया होगा, तो आप इधर पिन ऐड कर देंगे। अगर आपको पिन नहीं आया तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं हाउ टू रीसेट पिन इन एफबीआर, तो उसको देख के आप पिन भी रीसेट कर सकते हैं। तो इधर अपना 4 डिजिट्स का पिन ऐड कर दूंगा। तो ये जनाब मेरा 4 डिजिट्स का पिन आ गया। इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा मेरी ये जो रिटर्न है ड्राफ्ट से निकल के कंप्लीट टास्क चली जाएगी। तो इसे क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा ये देखिए अभी मेरी रिटर्न आ रही है ड्राफ्ट में। अगर आपका इंटरनेट का इशू आ जाए या कोई और इशू आ जाए, आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सके, मिड वे आपने छोड़ दी है, तो ये देखें ये आई का बटन बना हुआ है। जैसे ही आप आई पे क्लिक करेंगे, मैं आई पे क्लिक करता हूँ, ये आपकी रिटर्न वापस ओपन हो जाएगी जहाँ तक आपने डाटा सेव किया हुआ है, और इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो ये जो आपकी रिटर्न है ड्राफ्ट से निकल के कंप्लीट टास्क में चली जाएगी। तो कंप्लीट टास्क पे चलता हूँ जी। कंप्लीट टास्क पे जाने के बाद आप चलेंगे डेक्लेरेशन पे, तो डेक्लेरेशन पे चलता हूँ। तो ये देखें अब इधर आ रही है 2025 की, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025, टैक्स ईयर 2026। जैसे ही आप रिटर्न सबमिट कर देंगे 2026 वाली, तो इधर 2026 वाली भी रिटर्न आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने रिटर्न को डाउनलोड करना हुआ तो आप आई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप प्रिंट पे जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। सो इस तरह से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपने हमसे रिटर्न सबमिट करवानी हो तो आप हमसे भी करवा सकते हैं इन रीजनेबल प्राइजेस। सो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।